हेलो गाइस, इस वॉइस एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो मानहुआ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और जैसा कि ये एक न्यू मानहुआ है तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसे एक्सप्लेन किया होगा। तो बिना किसी देरी करे बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम लोग को एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन के सीन को दिखाए जाते हैं और ये जो माउंटेन है इसके नीचे ही एक छोटा सा गाँव बसा होता है और इसी गाँव के अंदर हम लोगों को हम लोग के मेन कैरेक्टर हाउ को दिखाए जाते हैं। अपना हाउ जो कि एक ऑर्डिनरी स्कॉलर होता है और तब वो अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेशन करने की कोशिश भी कर रहा होता है। हाउ इस वक्त कल्टीवेशन करते हुए हम लोगों से बताने लगता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मम्मी पापा अचानक से एक दिन उसे छोड़ के यहाँ से चले गए और तब उस दिन की बात से आज तक उन लोगों की कोई भी खबर नहीं है, जैसा कि हाउ के पास निर्भर करने के लिए कोई भी नहीं है। तो इसी कारण ही वो हर रोज बहुत सारी किताब और पोएट्री को पढ़ने लगा, इसी आशा में कि एक दिन न एक दिन वो इंपीरियल एग्जामिनेशन को पास करेगा और तब अपनी हालातों को भी सुधारेगा। और इन्हीं सभी चीजों के कारण वो तो अपने फैमिली का जो मेन रेसिडेंस था उसे भी बेच दिया और तब लोन शार्क से बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन भी ले लिया। लेकिन इन सभी चीजों से भी कोई भी फायदा नहीं होता। हम लोग का एमसी वो लगातार 3 साल एग्जामिनेशन देने के बावजूद एक बार भी पास नहीं कर पाता, हर वक्त फेल ही हो जाता है। तो इस समय हाउ इंपीरियल एग्जाम छोड़ के आराम से एक मजदूर बन के काम करने के बारे में सोचता है। हाउ एक दिन सिटी के नॉर्थ साइड में माउंटेन के पीछे आता है जहाँ पे उसे पहाड़ों के नीचे एक गुफा में उसके गाँव के कुछ लड़कों को देखने के लिए मिलता है जो लोग उस जगह पे किसी कारण अटक चुके थे, दोबारा से ऊपर आ नहीं पा रहे थे। अपना एमसी इसी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिरकार वे लोग उस जगह पे फंसे तो फंसे कैसे। लेकिन इसी समय कोई हमारे एमसी के ऊपर बहुत ही जोरदार एक अटैक कर देता है। अचानक से हुई इस अटैक के कारण एमसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन किस्मत से ये जो अटैक है ये एमसी के ऊपर लॉन्च नहीं होता बल्कि उसके साइड में जा लगता है। हाउ अभी जैसे ही सामने की ओर देखता है तो वो देखती है कि धूल के अंदर से एक लड़की उसके पास ही आ खड़ी होती है और इसके साथ ही हाउ से बोलने लगती है कि लड़के तुम में थोड़ा टैलेंट है, जब तुम खुद यहाँ तक आ गए हो तो इसे अपनी किस्मत समझो और वैसे भी हम एक आदमी काम थे तो तुम उनके साथ जुड़ जाओ। लड़की की ये बोलने के साथ ही अपना मेन कैरेक्टर यहीं पे अपनी होश खो बैठती है। लेकिन एमसी जब होश में आता है तब वो अपने आप को एक कल्टीवेशन सेट के सामने पाता है जिसका की नाम काउशैन सेक्ट होता है। हाउ इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है मैं इंपीरियल एग्जाम को छोड़ने के बाद एक इमोर्टल बनने का जो रास्ता है उसमें जाने का आशा पूरी तरीके से छोड़ दिया था, लेकिन मेरी किस्मत से मुझे एक और मौका मिल गया। हाउ के ये सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को 4 महीने बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस वक्त हम लोग को काउशन सेक्ट के बहुत सारे स्टूडेंटों को देखने के लिए मिलते हैं जो लोग सामने की ओर कुछ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है वो 4 महीनों के बाद QI कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पे पहुंच पाता है और इसी कारण ही हाउ को अभी एक सर्वेंट से एक आउटर डिसाइपल बनाया जा रहा होता है। हाउ के सामने वाला सीनियर हाउ से बोलने लगता है कि तुम माउंटेन के अंदर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेजर पैविलियन में जाओ और वहाँ पे जाके अपने लिए एक मैजिकल ट्रेजर को ले लो। अपने लिए ट्रेजर को लेने के बाद नॉर्थ साइड में आउटर डिसाइपलों का जो क्वार्टर है वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाने के बाद अपने लिए एक रेसिडेंस को ढूंढ लेना जहाँ पे तुम रह सको। अभी ये सीनियर हाउ की परवाह करते हुए हाउ से एक और बात बोलता है कि उसको QI कंडेंसेशन मैनुअल का जो फर्स्ट पेज है उसे अच्छी तरीके से याद रखना होगा क्योंकि यही चीज सेट के अंदर एक फंडामेंटल सर्वाइवल चीज है। सीनियर की इन सभी बातों को सुनने के बाद और तौर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को देने की वजह से हाउ अभी सीनियर के सामने झुकता है और इसके साथ ही सीनियर को शुक्रिया अदा करता है। तो इस समय सीनियर हाउ को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सीनियर की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हाउ अभी एक किताब को पढ़ते हुए किताब में लिखी हुई जो डायरेक्शन है उसी और ही जाने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद हाउ अभी एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे सामने की ओर लकड़ी से बना हुआ एक पुल होता है और पुल के उस पार एक बहुत ही बड़ा रेसिडेंस होता है। हाउ अभी जैसे ही रेसिडेंस के सामने जाता है वैसे ही उसके हाथ में कहीं से उड़ता हुआ एक पोटली आ गिरती है। पोटली के अंदर बहुत सारे सामान भी होता है जैसे कि ग्रीन रॉबेस, स्प्रिट टोकन, स्टोरेज बैग। अभी रेसिडेंस के अंदर से कोई एक जन हाउ से बोलने लगता है कि तुम्हारे बैग के अंदर जो स्प्रिट टोकन है उसके माध्यम से तुम पैविलियन के अंदर एंटर करके मैजिकल ट्रेजर को ले सकते हो और तुम्हारे पास जो स्टोरेज बैग है उसके अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करने के बाद तुम उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सामान को रख पाओगे। इन सभी बातों के साथ ही कुछ देर बाद हम लोग को हाउ को पैविलियन के अंदर आते हुए दिखाए जाते हैं। पैविलियन के अंदर इस वक्त हम लोग को बहुत सारे मैजिकल ट्रेजरों को भी देखने के लिए मिलते हैं। अपने आसपास इतने सारे मैजिकल ट्रेजरों को देखने के बाद हाउ अभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। हाउ परेशान होते हुए बोलने लगता है कि क्या यहाँ पे इतने सारे मैजिकल ट्रेजर सिर्फ यूज करने के लिए रखे हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले अपने लिए एक सुइटेबल ट्रेजर को
ढूंढना पड़ेगा जिसको कि मैं अच्छी तरीके से यूज कर पाऊँ। हाउ इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय उसकी नजर सामने की ओर रखी हुई एक मिरर पर जाती है। एक बेकार पोजीशन में उस आईने को रखा हुआ देखने के बाद हाउ अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे भाई वो कौन सा ट्रेजर है और वो हर एक ट्रेजर से उस जगह पे अलग क्यों रखा हुआ है। हाउ इस वक्त ट्रेजर को अच्छी तरीके से चारों ओर से घूम घूम के निरीक्षण करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे ये बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये ट्रेजर काम क्या करता है या फिर इस ट्रेजर को किस तरीके से यूज किया जाता है। हाउ अभी ऐसे ही कैजुअली मिरर को थोड़ा सा टच करता है, लेकिन हाउ के ऐसा करते ही पैविलियन के ऊपर से एक आदमी नीचे की ओर आने लगता है और इसके साथ ही हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है और जैसा कि तुमने यहाँ पे इस मिरर को चूज किया है तो लगता है तुम्हारी किस्मत इसी मिरर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इस समय हाउ अचानक से पैविलियन के ऊपर से किसी एक पर्सन को इस तरीके से नीचे आता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। अभी ये पर्सन नीचे की ओर आने के बाद हाउ से बोलने लगता है कि ट्रेजर पैविलियन के अंदर ये जो मिरर है ये सबसे ज्यादा यूनिक एक आर्टिफैक्ट है। इसके बारे में किसी को अभी तक कुछ भी पता ही नहीं चला कि आखिरकार इसे किस तरीके से यूज किया जाता है या फिर इसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है। जूनियर ब्रदर जिसके पास आपकी तरह अच्छी क्वालिटी हो उसके लिए इस मिरर को यूज करके हेवन एंड अर्थ को डोमिनेटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर्सन की ये सभी फालतू की बातें सुन के इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसे इस मिरर को ले लेना चाहिए या फिर इसे ना लेके किसी एक और ट्रेजर को उठा लेना चाहिए। लेकिन इस समय हाउ अपना डिसीजन बना पाता उससे पहले ये पर्सन हाउ को ये जो मिरर है इसे चिपने लगता है। फोर्सफुली हाउ को पकड़ते हुए कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम ऐसे ही किसी चीज को देख के जज नहीं कर सकते और तुम्हें शायद से ये बात तो पता ही होगा कि हर एक ट्रेजर के अंदर अपने अपने छिपी हुई पावर होती है। अभी ये पर्सन हाउ से बोलने लगता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो ब्रोंज मिरर है इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ये बहुत साल पहले की बात है। एक लाइट बीम जो कि हेवन के भी पार से आए थे वो लाइट बीम धरती पे गिरने के बाद इस मिरर का रूप ले लिया और जब वो मिरर सामने आया तो पूरे झाओ किंगडम में हलचल मच गई। हमारे सेट का लीडर पैट्रिज कोशन ने उस मिरर को स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक ट्रेजर बताया और तुम्हारे हाथ में ये जो ट्रेजर है मतलब ये जो मिरर है ये वही मिरर है। लेकिन उस वक्त पैट्रिज ने भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार इस मिरर को किस तरीके से यूज किया जाता है। पर्सन की बताई हुई लंबी चौड़ी इतिहास को सुनने के बाद इस समय हाउ अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं आखिरकार इस ट्रेजर को लेके करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि खुद पैट्रिज ने भी इस ट्रेजर को किस तरीके से यूज किया जाता है उस चीज को पता नहीं लगा पाए तो मैं घंटा ही कुछ उखाड़ लूंगा। हाउ को परेशान होता हुआ देखने के बाद अभी वो पर्सन समझ जाता है कि आखिरकार हाउ अपने मन में क्या सोच रहा है। तो इस समय पर्सन हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर ब्रदर शायद से तुम यहाँ पे कुछ गलत समझ रहे हो। पैट्रिज ने इस मिरर को यूज नहीं कर पाया तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये जो मिरर है ये कुछ खास है, मतलब किसी एक खास आदमी के लिए बना हुआ है और क्या पता वो खास आदमी तुम ही हो। पर्सन अभी हाउ से ये भी बोलने लगता है एक्चुअली में बहुत सारे डिसाइपल पहले भी इस मिरर को चूज किए थे लेकिन किसी ने भी इस मिरर को यूज नहीं कर पाए। लेकिन जैसा कि मैं बहुत ही समझदार और तौर सभी का ही मदद करता हूँ इसी कारण मैं उन लोगों को मिरर के बदले में कुछ और लेने दिया। और हाँ तुम भी इस बात से पूरी तरीके से निश्चित रह सकते हो कि अगर तुम इस मिरर को किसी भी तरह यूज नहीं कर पाए तो तुम्हें एक मौका मिलेगा इस मिरर के बदले में दोबारा से एक और ट्रेजर को उठाने का। लेकिन एक बात याद रखना मैं यहाँ पे तुम्हें जो मौका दे रहा हूँ वो बार बार नहीं आएगा। पर्सन की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ अपने मन में ही बोलने लगता है कि यहाँ पे चीजें थोड़ा सा अनयूजुअल और सस्पिशियस लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं दोबारा से इस मिरर को लौटा निकले आऊंगा तब ये पर्सन मुझे एक और अलग कहानी सुनाएगी। हाउ अभी मिरर को छोड़ के कुछ और लेता उससे पहले ये पर्सन सामने से बहुत ही जोरदार एक झपट्टा मार के हाउ को बहुत ही जोर से पीछे की ओर धकेल देता है। बेचारा हाउ अभी 3-4 बार डिगबाजियां मारते हुए सीधा पैविलियन से बाहर आ गिरता है। पर्सन अभी हाउ से बोलने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम अपने पहले दिन ही सेट के रूल को मत तोड़ना और इस पैविलियन के अंदर से ली गई चीजें दोबारा से लौटाई नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि मैं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ तो इससे कारण अगर तुम इस मिरर को यूज नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा इसके बदले में कुछ और लेने का। लेकिन हाँ आज के ही दिन दोबारा मत आना इसे लौटाने के लिए। पर्सन की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो इस वक्त
अपने मन में ही बोलने लगता है कि लूट गया, मैं तो पूरी तरीके से लूट गया। हाउ की इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। हाउ इस वक्त अपने रेस्टोरेंट के अंदर होता है और इसके साथ ही सेट का जो यूनिफॉर्म है उसे भी पहनता है। हाउ सच धजने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ये सर्वेंट क्वार्टर से काफी अच्छा है, जहाँ पे पहले मैं रहता था। और जैसा कि आज के बाद से मैं काउसन सेट का एक आउटर डिसाइपल बन चुका हूँ, तो मैं इमॉर्टल कल्टिवेशन के अपने ही पथ पे चलूंगा। और तो यूनजुआई काउंटी का मैं कोई स्कॉलर नहीं रहा और ना तो पहले की तरह कोई सर्वेंट। बाई अपने मानी मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय बाई को खिड़की के दूसरी ओर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। देखते ही देखते बाई के आंखों के सामने ही किसी का मर्डर भी हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे बाई की फट के चौसठ हो जाती है। बाई अभी महसूस करता है कि उसके कमरे के जस्ट बाहर ही किसी एक डिसाइपल ने एक और डिसाइपल की जान ले ली होती है और कारण होता है रिसोर्सेज। सिर्फ उसके रिसोर्सेज को लेने के कारण उसने उसको पूरी तरीके से मार दिया। आउटर डिसाइपल बनने के बाद पहली रात ही ये सब कुछ होता हुआ देखने के बाद बाई की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। बाई को अभी उसी सीनियर की बात याद आती है जिसने कि बाई को इन सभी चीजों के बारे में पहले आगाह कर दिया था और बाई को बताया था कि जैसा कि तुम आउटर सेक्ट में जा रहे हो तो मैं तुम्हें रूल को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों का काउशन सेक्ट झाओ किंगडम के 4 सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक हुआ करता था और हम लोग के सेक्ट का जो रूल है वो पूरी तरीके से रूथलेस है। यहाँ के स्टूडेंट सेक्ट के प्रति लॉयल रहे या ना रहे या फिर स्टूडेंट ही एक दूसरे के जान को ले ले, इन सभी चीजों से सेक्ट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और सेक्ट के अंदर इन सभी नियमों के कारण ही झाओ किंगडम के अंदर हम लोग के सेट को डिमन सेट के नाम से जाना जाता है। भले ही आउटर सेट हर महीने स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स देता है, लेकिन हम लोग डिसाइपल्स के बीच जो लूट मार या लड़ाई होती है उसे माना नहीं करते। और वैसे वहाँ पे एक अलग जगह भी है जहाँ मारकाट अलाउ है। तो मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा कि वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा केयरफुल रहना। सीनियर की इन सभी बातों को याद करने के साथ ही इस समय हाउ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। हाउ बेचारा इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैंने सोचा था जो लोग इमॉर्टल बनने के रास्ते में होता है वे लोग बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का, मतलब एक तरीके से जेंटल पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन है जैसे एक डॉग दूसरे डॉग को मार के खा जाता है। यहाँ की हालत बिल्कुल वैसा ही है। बेचारा हाउ अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। हाउ अभी टेबल के ऊपर रखा हुआ मिरर की ओर देखने लगता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि एक तरीके से ये चीज सही है कि इस सेक्ट के अंदर इस मिरर को किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा फील्डिंग भी पूरे तरीके से सेट था। मिरर के अंदर अपने चेहरे को देखते हुए हाउ अभी बोलने लगता है कि ये एक ऐसा सेक्ट है जहाँ पे लूटपाट करना पूरी तरीके से अलाउ है, मतलब सेक्ट के अंदर जो पावरफुल है वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा और जो कमजोर है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा कमजोर बनता जाएगा। अगर मुझे काउसन सेट के अंदर अच्छी तरीके से सर्वाइव करना है तो मुझे धीरे धीरे करके और भी ज्यादा पावरफुल बनते जाना होगा। हाउ की इन सभी बातों के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अगले ही दिन सुबह का सीन दिखाए जाते हैं। अभी आउटर सेट के बहुत सारे डिसाइपल हाउ की ओर देखते हुए आपस में ही बोलने लगते हैं कि ये हम लोग के सेट के अंदर काली ज्वाइन हुआ है ना। तो कोई अभी बोलता है कि इसने उसी ब्रोकन मिरर को चूज किया है, तो एक और लौंडा अभी ये बोलता है कि छह इसके पास जाके लूटपाट करना भी बेकार है, बेचारा उसके पास तो कुछ भी नहीं है। हाउ अभी इन सभी डिसाइपलों को इस तरीके से बातचीत करता हुआ सुनने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि एक तरीके से चीजें मेरे लिए एकदम सही हुआ, क्योंकि कुछ दिनों तक कोई भी मुझे परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। हाउ अभी अपने मन में ये भी बोलने लगता है आउटर सेट में आने के बाद अभी तक कोई भी मास्टर मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मुझे इंट्रोडक्टरी क्यूआई कॉन्वर्सेशन स्कूल के ऊपर अभी तक निर्भर करना पड़ रहा है कल्टिवेशन करने के लिए, और अगर मैं इसी स्पीड से ही आगे बढ़ता रहा तो लगता है 2-3 सालों में मैं सेकेंड लेयर तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन तीसरी लेयर तक पहुंचने के लिए मुझे काफी वक्त लग जाएगा। मैं यहाँ के स्पिरिट स्टोन और जो पील है उसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, लेकिन क्या ही फायदा, सेट की जो हालत है उस हिसाब से कोई ना कोई आके तो मेरे से स्पिरिट स्टोन और जो पील है वो छीन के ले जाएगा। हाउ खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय उसके आसपास के जितने भी आउटर सेट के डिसाइपल थे वे सभी दौड़ के सेट का जो सेंट्रल एरिया है उसी ओर जाने लगते हैं और बोलते हैं कि हे सभी दौड़ो रे, क्योंकि आज का ही वो दिन है जहाँ पे हम लोग को सेट की तरफ से जो पील है और जो स्पिरिट स्टोन है वो दिया जाएगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद हाउ को भी अभी समझ में आ जाता है कि उसको भी जल्दी जल्दी से सेंट्रल स्क्वायर की ओर जाना पड़ेगा पील लेने के लिए। अभी हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाते हैं। सेंट्रल एरिया में इस वक्त हम लोग को एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन स्टैचू को देखने के लिए मिलते हैं और ड्रैगन स्टैचू के नीचे इस वक्त हम लोग को 3 मास्टर को देखने के लिए मिलते हैं और इन्हीं सभी मास्टरों के सामने आउटर सेट के जितने भी डिसाइपल थे वे सभी मौजूद थे पिल लेने के लिए। हाउ अभी स्टैचू के पास जो तीनों मास्टर मौजूद थे उन तीनों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता
है क्योंकि उन तीनों मास्टरों में से एक तो वही लड़की होती है जिसने कि हाउ को यहाँ पे लेके आया था। हाउ इस वक्त उसी लड़की को देख ही रही थी। इसी समय हाउ के पीछे मौजूद दो लड़के आपस में ही बोलने लगते हैं कि लगता है इस बार चीजें बहुत ही स्मूथ जाएगी, क्योंकि पहले दिए गए पिल की तरह इस बार जो पिल दिया जाएगा उसके अंदर 12 घंटे का कोई भी सील नहीं रहेगा, तो हम लोग जल्दी ही उसे यूज कर पाएंगे। दोनों की बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ भी अपने मन में ही बोलने लगता है कि हाँ ये चीज एकदम सही है, पिल को लेने के बाद मैं जल्दी जल्दी से उसे यूज कर लूंगा जिससे कि कोई मुझसे पिल को छीन ना सके। हाउ इन सभी बातों को सोच ही रहा था और तड़फिर के अंदर इसी टॉपिक को लेके बातचीत हो ही रही थी। इसी समय ऊपर से एक मास्टर जोर से चिल्लाता है और बोलने लगते हैं कि मेरा नाम शांगवान है और सेट की तरफ से मैं तुम सभी को पिल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तुम में से हर एक को एक एक कॉन्डेंसेशन स्प्रिट पिल और इसके साथ ही हाफ स्टोन मिलेगा। इतना कहने के साथ ही शांगवान स्प्रिट स्टोन और पिल को सभी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इससे सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी तो हाउ को भी एक स्प्रिट स्टोन और पिल मिलता है। हाउ अभी ये दोनों चीज को देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि फाइनली इससे मैं अपने कल्टीवेशन स्पीड को थोड़ा अप कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इन दोनों चीजों को संभाल के रखना होगा। हाउ मन ही मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय वही मास्टर दोबारा से अपने पास से एक और स्प्रिट पिल को बाहर की ओर निकाल लेता है, लेकिन इस बार का जो स्प्रिट पिल है इसका कलर येलो होता है और ये जितने भी पिल अभी तक दिए गए हैं उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। और यहाँ पे टीचर बताता है कि ये जो खास किस्म की पिल है इसे वो यहाँ पे इन सभी में से किसी एक को रैंडमली ही देने वाले हैं, मतलब हर किसी को ये पिल नहीं मिलने वाला। टीचर की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी डिसाइपल है वे सभी आपस में ही फुसफुसाने लगते हैं इस चीज को लेकर कि वो जो पिल है इनमें से किसको मिलने वाला है। अभी तो हम लोग को हाउ को भी दिखाया जाता है जो कि इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होकर रखा था कि वो यहाँ पे न्यूली एक स्टूडेंट है और उसको कोई भी टीचर नहीं जानता और इसी कारण ही उसके पास पिल मिलने का कोई भी चांस नहीं है, तो वो सही सलामत रहेगा और फालतू की झमेला में नहीं घसीटा जाएगा। हाउ खुश हो ही रहा था। इसी समय टीचर सभी से बोलने लगता है कि ये जो पिल है मैं इसे उसी न्यू स्टूडेंट को देने वाला हूँ जो कि हाल ही में आउटर सेक्ट में ज्वाइन हुआ है। अचानक से टीचर की इस बात को सुनने के बाद हाउ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार टीचर उसे क्यों मारवाना चाहता है, मतलब हाउ को ही क्यों पिल को देना चाहता है। लेकिन बेचारा हाउ यहाँ पे कर भी क्या सकता है। मास्टर अभी अपनी जगह से पिल को हाउ की ओर फेंक देता है। पिल अभी उड़ता हुआ आके एकदम सीधा हाउ के हथेली में आ गिरता है। हाउ इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि मर गया, मैं तो मर गया पूरी तरीके से। इस वक्त तो हम लोगों को हाउ के आसपास के स्टूडेंटों को भी देखने के लिए मिलते हैं जो लोग अपने अपने किलिंग इंटेंट से हाउ की ओर ही देख रहे होते हैं। मतलब जैसे ही टीचर जाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ टूट पड़ेंगे हाउ के ऊपर उसे मार के पिल को लेने के लिए। इसी वक्त हम लोग को एक पहाड़ के सीन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई ये बोल रहा होता है कि अरे यार शांगवान ने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, इतना ज्यादा एक प्रीसियस पिल को एक नॉर्मल स्टूडेंट को देना, यह चीज तो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इस समय सामने वाले मास्टर की बात को सुनने के बाद आगे वाला मास्टर बोलने लगता है कि तुम्हें तो पता ही है हम लोग के पास सेट के चीजों में इंटरफेयर करने का कोई भी पोजीशन नहीं है और मुझे पता है उस स्टूडेंट के लिए यह चीज पूरी तरीके से अनफेयर है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना होगा कि सेट के अंदर जो रिसोर्सेस है वो भी लिमिटेड है। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे मारा जाता है या फिर जिंदा बच जाता है वो तो उसके किस्मत के ऊपर ही निर्भर करेगा। और वैसे भी एक कल्टीवेशन की दुनिया कभी भी फेयर नहीं था। इन दोनों मास्टरों की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को हाउ को उसके हाथ को ऊपर की ओर करते हुए दिखाए जाते हैं। हाउ इस वक्त टीचरों से बोलने लगता है कि मैं एक आम लड़का हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सेट के अंदर ज्वाइन भी हो पाऊंगा और थर्ड कल्टीवेशन भी कर पाऊंगा, लेकिन ये सभी चीजें मेरे लिए संभव हो पाया सिर्फ सीनियर सिस्टर शू की वजह से। तो सर मेरे पास ये जो पिल है मैं इसे थैंक यू के तौर पे सीनियर सिस्टर शू को देना चाहता हूँ। हाउ की बातों को सुनने के बाद अभी सीनियर सिस्टर शू भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। सिस्टर शू अभी शांगवान से पूछने लगती है कि अंकल क्या मैं उस पिल को ले सकती हूँ। तो टीचर शांगवान अभी सिस्टर शू से बोलता है कि जैसा कि वो लड़का अपनी इच्छा से इस पिल को तुम्हें दे रहा है तो ऑब्वियसली उस पिल को तुम ले सकती हो। मास्टर शांगवान की बात को सुनने के बाद अभी सिस्टर शू हाउ के हाथ से पिल को ले लेती है, लेकिन सिस्टर शू यहाँ पे पिल को फ्री में नहीं लेती। वो बताती है कि मैं जब इस सेट के अंदर एक आउटर डिसाइपल था तब मैं नॉर्थ के साइड में पहाड़ों में एक गुफा तैयार किया था, तो आज के बाद से उस गुफा में तुम जा सकते हो। सिस्टर शू की इस बात को सुनने के बाद हाउ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो इस वक्त सिस्टर शू को थैंक यू
भी बोलता है, लेकिन इस वक्त आउटर सेट के जितने भी डिसाइपल थे वे सभी हाउ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि हाउ ने जो प्रीसियस पीले उसे सिस्टर शू को दे दिया था। सीन दोबारा से उसी दोनों उठ मास्टर की ओर जाता है। यहाँ पे हाउ के चालाकी को देखने के बाद एक मास्टर बोलने लगता है कि बाप रे, हम लोगों ने जितना सोचा था ये बच्चा तो उससे भी ज्यादा चालाक निकला। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को एक गुफा के और का सीन दिखाया जाता है और इस जगह पे इस वक्त हाउ को भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस वक्त हाउ के हाथ में हम लोगों को एक ग्रीन कलर के जेट टैबलेट को भी देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो टैबलेट है इसे सीनियर सिस्टर शू ने ही दी होती है और ये जो गुफा है ये उसी गुफा होती है जिसके अंदर सीनियर सिस्टर शू हाउ को आने के लिए परमिशन दी थी। हाउ इस वक्त जेट के माध्यम से गुफा के दरवाजे को ओपन करके गुफा के अंदर घुस जाता है। गुफा के अंदर घुसते ही उसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है और हाउ को ये जगह काफी ज्यादा पसंद भी आता है। हाउ को अभी सामने की ओर एक छोटा सा स्पिरिट स्प्रिंग भी दिखता है और ये जो स्पिरिट स्प्रिंग है ये लगभग सूख ही चुका है। स्पिरिट स्प्रिंग से निकलता हुआ जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये थर्ड या फिर फोर्थ लेयर क्यूआई कंडेंसेशन के लिए काफी नहीं है, लेकिन जैसा कि हाउ इस वक्त फर्स्ट लेयर पे है तो उसके फाउंडेशन के लिए इतना ही सफिशिएंट है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह के सीन को दिखाया जाता है। गुफा के अंदर हाउ को कल्टीवेशन करता हुआ देखने के लिए मिलते हैं और हाउ पूरी रात बैठे बैठे कल्टीवेशन क्या होता है। हाउ इस वक्त बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे एक ही दिन में लगभग 2 महीनों के बराबर कल्टीवेशन कर चुका हूँ। मेरी कल्टीवेशन स्पीड अगर ऐसे ही चलती रही तो मैं बहुत ही जल्द क्यूआई कंडेंसेशन के सेकंड लेयर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हाउ अभी एक और चीज महसूस करता है कि कमरे के अंदर पिछले दिन की तुलना में अभी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। हाउ इस वक्त यहाँ से फैटी के पास जाने लगता है और यहाँ पे फैटी मतलब हाउ का एक फ्रेंड। हाउ अभी यहाँ से जाते जाते अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं स्पिरिट स्प्रिंग के माध्यम से दूसरों से बहुत ही जल्दी अपने लेवल को अप कर पाऊंगा और इसके साथ ही कुछ महीनों के बाद मैं ट्रेजर पेविलियन में जाके इस मिरर के बदले में दूसरा कोई ट्रेजर एक्सचेंज कर लूंगा। इन सभी बातों को सोचते हुए हाउ अभी सामने की ओर जा ही रहा था। इसी समय उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है तो इस समय हाउ जल्दी से मिरर को अपने कपड़े के अंदर रख लेता है। ऑब्वियसली ये एक मुर्गे की आवाज है। मैं फैटी के लिए इस मुर्गे को पकड़ के लेके जाऊंगा। हाउ के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को फैटी के बारे में जानने के लिए मिलते हैं। फैटी जिसका की सरनेम ली है और वो हाउ जिस गाँव में रहता था उस गाँव के एक अमीर पर्सन का बेटा है। एंड ऑब्वियसली उस दिन पहाड़ों के नीचे गुफा में हाउ जिन 3 लड़के को देखा था उनमें से एक फैटी भी था और हाउ के साथ साथ उन सभी को भी सिस्टर शू ने यहाँ पे लेके आया था। और यहाँ पे हाउ को पहले यही लगा था कि फैटी शायद से किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फैटी तो दिल से काफी अच्छा था। वो और हाउ बाद में जाके काफी अच्छे दोस्त भी बने। तो उसी फैटी के लिए इस समय हाउ झाड़ियों के अंदर जाके जिस मुर्गे की आवाज आ रही थी उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस समय मुर्गा कुकड़ों को करते हुए झाव ने अपने कपड़े के अंदर जिस मिरर को रखा था उसे देख लेता है और होना क्या था अचानक से कुछ अजीब सा हो जाता है। और यह चीज इतना अजीब है क्या ही बताओ, मुर्गे के पीछे से खून फौरे की तरह बाहर की ओर आने लगता है और बेचारा मुर्गा यहीं पे मारा जाता है। हाउ जो कि इन सभी चीजों को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक चुका था। वो इस वक्त बोलने लगता है मैंने तो कुछ नहीं किया, तो अचानक से ये मुर्गा इस तरीके से मारा क्यों गया। हाउ अभी मिरर को बाहर की ओर निकालता है और इसके साथ ही सोच में पड़ जाता है क्या ये सब कुछ मिरर की वजह से ही हुआ है। हाउ को अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार एक मिरर की वजह से ये सब कुछ चीजें कैसे हो सकती है। तो वो अभी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दौड़ के जंगलों के अंदर जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद उसको सामने की ओर एक छोटा सा रैबिट दिखाई देता है। तो इस समय हाउ जल्दी से मिरर को बाहर की ओर निकाल के रैबिट की ओर कर देता है। और होना क्या था, जिस तरीके से वो मुर्गा मारा गया था उसी तरीके से ये जो रैबिट है ये भी मारा जाता है। रैबिट के पीछे से भी खून की जो पिचकारी है वो बाहर की ओर आती है। हाउ अभी यहीं पे नहीं रुकता, वो जंगल के और थोड़ा सा अंदर की ओर जाता है। उससे सामने की ओर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारी गिलहरी दिखती है और तौर उसको एक फॉक्स भी दिखाई देता है। तो वो दोबारा से मिरर को सामने की ओर करता है और होना क्या था, बेचारे दोनों के दोनों जानवरें कुत्ते की मौत मारा जाते हैं। अभी हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाउ जंगलों के अंदर एक ही जगह पे एकदम पूरी तरीके से खामोश खड़ा हुआ था और उसकी खामोशी का बस एक ही कारण था जो कि आप लोग को पीछे दिख रहा है। बेचारे जितने भी जानवर हाउ के सामने आए थे उन सभी को हाउ ने मिरर को दिखा के कुत्ते की मौत मार दिया होता है। हाउ इस वक्त मिरर को देखते हुए बोलने लगता है कि ये आईना तो एक ट्रेजर है और ये जो ट्रेजर है ये एक अजीब ही शौक रखता है, किसी भी पीछ के पिछवाड़े को पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर देता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को हाउ को गुफा के अंदर बैठे बैठे ये कैलकुलेट करते हुए दिखाया जाता है कि उसने जब मिरर को एक टाइगर को दिखाया था तब टाइगर के पिछवाड़ा पूरे 5 बार एक्सप्लोड हुआ था और जब उल्फ की बारी आई तब 2 बार ही हुआ था। लेकिन हाउ भी इस बात को भी सोचने लगता है कि उसने जब एक पाइथन को और इसके साथ ही नदी के अंदर एक
एक मगरमच्छ को इस मिरर को दिखाया था तब उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। और इस बात को सोचते हुए अभी हाउ समझ जाता है कि जिन जिन जीवों के बॉडी के अंदर स्किल्स होते हैं उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिन जिन जीवों के बॉडी में ज्यादा फाड़ होते हैं उन लोगों के साथ ही ये एक्सप्लोड वाली घटना घटती है। और ये जो एक्सप्लोड वाली घटना है ये जंगल के सिर्फ नॉर्मल जंतु के साथ ही नहीं होता बल्कि जितने भी डेमोनिक बीस्ट है उन सभी के साथ भी होता है। हाउ जंगल के अंदर उन सभी जानवरों को मारने के बाद एक क्रिम्सन फ्लेम डेमोनिक एप के पास गया था। डेमोनिक एप QI कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पे भी था। वो हाउ को देखने के बाद तुरंत ही हाउ के ऊपर अटैक कर देता है उसे मारने के लिए, लेकिन हाउ ब्रोंज मिरर को आगे की ओर कर देता है और ब्रोंज मिरर से सीधा जाके लाइट बीम एप के चेहरे पे जा लगती है। और होना क्या था वही होता है जो कि हर एक जानवरों के साथ हुआ है। बेचारा क्रिम्सन फ्लेम डेमोनिक बीस्ट का पार्ट हाउ के आंखों के सामने ही एक्सप्लोड हो जाता है और वो यहीं पे मारा जाता है। अभी एक डेमोनिक बीस्ट को मारने के बाद हाउ मिरर को देखते हुए बोलने लगता है कि अरे यार ये मिरर धीरे धीरे करके न्यू कैसे हो जा रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर जो रस्ट लगा हुआ था वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पे गायब हो गया है। हाउ अभी मिरर से ये भी पूछने लगता है कि आखिरकार उसको दूसरे के पार्ट को एक्सप्लोड करना कितना पसंद है, लेकिन इस समय हाउ ये कहते हुए मिरर को अप्रिशिएट करता है कि लेकिन जो भी हो आज के दिन तुम ही हीरो हो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे QI कंडेंसेशन के सेकंड लेवल का एक डेमोनिक कोड मिला। हाउ की ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे इस समय हाउ सेक्ट से मिला हुआ जो पील है और इसके साथ ही स्पिरिट स्टोन और डेमोनिक कोड और ब्रोंज मिरर को सभी एक ही जगह पे रख दिया होता है। और इन सभी चीजों को देखते हुए हाउ इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि एक न्यू डिसाइपल जो कि हाल ही में सेक्ट में ज्वाइन हुआ है उसके लिए ये सभी चीजें बिल्कुल ठीक है। हाउ इस वक्त अपने मन में ये भी सोचने लगता है कि डेमोनिक कोड और सेक्ट की तरफ से जो पील दिया गया है इन दोनों में से उसे पहले किसको खाना चाहिए। तो इस समय हाउ डिसाइड करता है कि वो सेक्ट की तरफ से जो पील पहले दिया गया है उसे खाएगा। इतना सोचने के साथ ही हाउ इस वक्त पील को खा लेता है, लेकिन उसको ये जो पील है थोड़ा सा भी खास नहीं लगता और पील का जो टेस्ट है वो भी नॉर्मली लगता है। तो इस समय हाउ जो डेमोनिक बीस्ट का कोड है उसे उठा लेता है और इसके साथ ही वो जैसे ही उसको मुंह के अंदर डालता है वैसे ही उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। इस वक्त हाउ के चेहरे से पसीना भी आने लगता है। तो इस समय हाउ बिना वक्त गवाए जल्दी से बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है कल्टीवेशन को करने के लिए। देखते ही देखते हाउ के बॉडी के अंदर से ब्लैक फॉग जैसा कुछ बाहर की ओर निकलने लगता है। हाउ इस वक्त कल्टीवेशन करते करते अपने मन में ही बोलने लगता है मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था। सेट के तरफ से दी गए कल्टीवेशन पिल को खाने के बाद मुझे डेमोनिक बीस्ट के कोड को नहीं खाना था क्योंकि इसकी जो एनर्जी है ये उससे काफी ज्यादा है और जैसे ही ये मेरे बॉडी के अंदर इंटर किया वैसे ही उसमें से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी फूट निकली। मुझे इससे लड़ने के लिए अपनी कल्टीवेशन को सर्कुलेट करती रहनी पड़ेगी और लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहना होगा और अगर मैं थोड़ा सा भी ढीला पड़ गया तो पिल से निकलते हुई स्पिरिट एनर्जी मेरे बॉडी को पूरी तरीके से फाड़ देगी। हाउ अभी उसके बॉडी से निकलती हुई जो मार्की टाइप का स्मोक से उसके बारे में भी सोचने लगता है कि शायद से ये उसके बॉडी का इम्प्योरिटी है जिसके बारे में वो QI कंडेंसेशन स्क्रोल के अंदर पड़ा था। हाउ अभी ये भी समझने लगता है कि वो धीरे धीरे करके QI कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पे पहुंच रहा है। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हाउ अपनी कल्टीवेशन खत्म करके अभी सीधा मिरर के पास जाने लगता है और अपने सिर को खुजलाते हुए बोलने लगता है कि ये कितना ज्यादा शेम है कि जो डेमोनिक बीस्ट है वो दूसरे बीस्टों की तरह आम नहीं है, मतलब आसानी से मिलते नहीं है। नहीं तो मैं मिरर के माध्यम से डेमोनिक बीस्टों को मार मार के उनके पिल से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता। हाउ इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी जैसे ही मिरर के पास स्पिरिट स्टोन को लेने के लिए जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि मिरर के ऊपर जो स्पिरिट स्टोन था वो अभी एक डेमोनिक बीस्ट के कोड में कन्वर्ट हो गया होता है। हाउ को अभी इतना बड़ा झटका लगता है कि वो 2 कदम पीछे की ओर आ जाता है और बोलने लगता है कि आखिरकार एक और डेमोनिक बीस्ट का कोड यहाँ पे कैसे आया। मुझे साफ साफ याद है कि मैं इस जगह पे एक स्पिरिट स्टोन को रखा था, तो क्या इसका मतलब मिरर ने स्पिरिट स्टोन को एब्सॉर्ब करके उसे एक डेमोनिक कोड में कन्वर्ट कर दिया है। हाउ अभी डरते हुए मिरर को अपने हाथों से उठाता है और मिरर की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से इनक्रेडिबल है। अगर ये मिरर किसी भी चीज को डुप्लीकेट कर सकता है तो ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर तो नहीं होगा, जरूर से किसी दूसरी दुनिया का ट्रेजर होगा। लेकिन अगर ये बात सच है तो आखिरकार इतने सालों में भी किसी ने ब्रोंज मिरर के पावर को डिस्कवर क्यों नहीं कर पाए। लेकिन जो भी है इसे तो मैंने ही ढूंढा था। हाउ इन सभी बातों को सोचते हुए थोड़ा सा पैनिक करने लगता है और अपने आप को ही संभालते हुए बोलने लगता है कि नहीं बेटा, इन सभी चीजों के बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं होगा।
होगा। एज ए न्यू डिसाइपल जो कि किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसके लिए किसी भी चीज का जजमेंट करना ठीक नहीं होगा। और अगर सच में ही मुझे आईने की पावर के बारे में वेरीफाई करना है तो मुझे और भी स्पिरिट स्टोन की जरूरत होगी। लेकिन इस समय बेचारा हाउ कर भी क्या सकता है, उसके पास एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं होता। उसको दोबारा से स्पिरिट स्टोन पाने के लिए 1 महीने तक वेट करना होगा, जब सेक्ट दोबारा से सभी को स्पिरिट स्टोन और पील देगा। लेकिन इस समय हाउ इस बात को भी लेके बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है कि मिरर से जो डेमोनिक कोड निकला है क्या वो खाने लायक है और क्या वो उसे नॉर्मल कोड की तरह यूज कर पाएगा। हाउ अभी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा रिस्क ले लेता है और जो डेमोनिक कोड है उसे खाने लगता है। और होना क्या था, हाउ अभी जैसे ही डेमोनिक कोड को निकालता है वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर हर एक नसों में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगता है और देखते ही देखते हाउ क्यूआई कंडेंसेशन के 2nd लेवल पे पहुंच जाता है। इस वक्त हम लोगों को एक किताब के अंदर ये लिखा हुआ देखने के लिए मिलती है कि कल्टिवेटर्स जो लोग 2nd लेवल पे पहुंचते हैं वे लोग इमॉर्टल आर्ट्स को परफॉर्म कर पाते हैं और जो क्यूआई कंडेंसेशन के 5th लेवल पे पहुंचता है वो बहुत ही आसानी के साथ जो इल्यूजन आर्ट है उसे भी परफॉर्म कर पाता है। सीन दोबारा से हाउ की ओर शिफ्ट होता है। वो इस वक्त अपने हाथ में एक फ्लेम आर्ट को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसके साथ ही सामने वाले वाइल्ड बेयर के ऊपर बहुत ही जोरदार एक अटैक को लॉन्च भी कर देता है। लेकिन हाउ के इतना ज्यादा पावरफुल अटैक से भी भालू को कुछ भी नहीं होता। भालू तो इस वक्त बहुत ही गुस्से के साथ हाउ की ओर देखते हुए दहाड़ने लगता है। हाउ बेचारा इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है तो वो इस समय अपने पास से जल्दी जल्दी से आईने को बाहर की ओर निकाल लेता है और जैसे ही वो भालू की ओर आईने को करता है वैसे ही भालू का जो बाट है वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। भालू भी लाइक मारने का एक ही तरीका है बे। भालू को मारने के बाद अभी हाउ को एक कोड मिल जाता है। हाउ इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है अगर मैं इसी तरीके से ही और 4-5 पिल कलेक्ट कर पाया तो शायद से मैं क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd लेयर पे पहुंच जाऊंगा। हाउ खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय उसे जंगलों के अंदर और भी बहुत सारे बीस्ट देखने के लिए मिलता है तो वो इस वक्त अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है कि अगर मैं पिल के चक्कर में बाउंड्री को क्रॉस करके जंगल के और भी ज्यादा अंदर चले जाता हूँ तो शायद से यह चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। हाउ की ये सोचने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोगों को दोबारा से सेट का वही सेंट्रल एरिया के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे आउटर सेट का डिसाइपल गैदर होकर रखे थे दोबारा से पिल लेने के लिए। हाउ अपने पिल को लेने के बाद जल्दी जल्दी से उसे थैली के अंदर रख लेता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ स्पिरिट स्टोन के लिए ही आया हूँ क्योंकि सेट की तरफ से दिया गया जो कंडेंसेशन पिल है वो बिस्ट कोड के सामने पूरी तरीके से फीका लगता है, कोई काम का नहीं लगता। हाउ अपने पिल और स्पिरिट स्टोन को रखते हुए इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय वो साइड की ओर देखता है जहाँ पे 2 लड़के मिलके एक लड़के को लूट रहा होता है और इस चीज को देखने के बाद हाउ अभी बोलने लगता है कि अरे यार पिल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये लोग थोड़ी देर वेट भी नहीं करते, तुरंत ही एक दूसरे को लूटना चालू कर देते हैं। हाउ अपने मन में ये भी बोलता है कि आउटर सेट के अंदर कोई भी उसे अभी तक इसलिए परेशान नहीं किया है क्योंकि सभी को लगता है मैं और सीनियर सिस्टर शू एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इस समय हाउ इस बात से भी परेशान होता है कि अगर सभी को पता चल जाए कि सीनियर सिस्टर शू के साथ मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है तो सभी मिलके मुझे लूटना चालू कर देंगे। हाउ अभी इन सभी बातों को सोचते हुए एकदम सीधा जंगलों के अंदर आने लगता है। हाउ कुछ देर जाने के बाद नोटिस करता है कि कोई एक जन पेड़ के साइड से उसे घुड़ घुड़ के देख रहा है। हाउ अभी जल्दी जल्दी से उस पर्सन को देखने के बाद ग्रीट करता है और हाउ से अभी हम लोग को पता चलता है सामने की और जो पर्सन है उसका नाम झाओ है और वो रिसोर्सेज के लिए पहले ही बहुत सारे जूनियरों को मारा है और तो वो इस समय क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd लेयर पे है। हाउ को ग्रीट करता हुआ देखने के बाद झाओ हाउ से बोलने लगता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो मुझे और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तो जल्दी जल्दी से तुम्हारे पास जो स्पिरिट स्टोन और पिल है उसको मुझे दे दो। झाओ की बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ आगे से झुकते हुए झाओ से बोलने लगता है कि प्लीज सीनियर ब्रदर झाओ थोड़ा रहम करो, मैंने अभी अभी ये स्पिरिट स्टोन्स और पिल लिया है तो क्या आप मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हो। हाउ की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय झाओ बोलने लगता है कि रहम ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ उसी केप में रहूंगा। बाहर के लोगों के लिए हम दोनों फेलो डिसाइपल की तरह एक्ट करेंगे लेकिन गुफा के अंदर तुम मेरा नौकर होगे और हाँ तुम ना बोलने की हिम्मत मत करना नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा और तुम्हारे पास से पिल एंड स्पिरिट स्टोन को ले लूंगा। झाओ की बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ परेशान होते हुए झाओ से बोलने लगता है कि वो जो केव है वो सीनियर सिस्टर सू से बिलोंग करता है तो उनके परमिशन के बिना मैं तुम्हें कैसे अंदर आने दे सकता हूँ, तो प्लीज कुछ और। हाउ अभी आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले झाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही हाउ को बेशरम कमीना बोल के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। हाउ अपने आप को बचाने के लिए फ्लेम सार्पेंट से झाओ के ऊपर अटैक कर देता है। झाओ के बॉडी के साथ फ्लेम सार्पेंट टकराते ही बहुत ही जोर
जोरदार एक ब्लास्ट होता है, लेकिन इस अटैक से झाओ को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। झाओ अभी सामने की ओर देखता है कि हाओ तो इस अटैक को करने के बाद ही यहाँ से भाग चुका है, लेकिन इस समय झाओ इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि जो हाओ है वो क्यूआई कंडेंसेशन के सेकंड लेयर पे बहुत जल्दी ही पहुंच चुका है। झाओ यहाँ पे सोचता है कि शायद से ऐसा भी चीजें उसी गुफा का ही कमाल है, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है हाओ को मार के गुफा को अपने नाम करने के लिए। झाओ इस समय बिस्टिफिकेशन आर्ट को परफॉर्म करने लगता है, जिसके कारण देखते ही देखते उसका पूरा बॉडी एक बिस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और इसको बिस्ट में कन्वर्ट होता हुआ देखने के बाद मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, माथो भाई माथो, नहीं तो तेरा पिछवाड़ा भी पटाखे की तरह फूट जाएगा। इस वक्त हम लोगों को हाओ को देखने के लिए मिलता है, जो कि अपनी पूरी जान लगा के यहाँ से दौड़ के भाग रहा होता है, लेकिन इस समय बेचारा हाओ भाग के जाएगा कहाँ, क्योंकि यहाँ पे झाओ की जो स्पीड है वो बिस्ट में ट्रांसफर होने के बाद बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बहुत ही जल्दी झाओ हाओ के पीछे आ जाता है और इसके साथ ही अपने क्लॉ के माध्यम से बहुत ही जोरदार एक अटैक कर देता है। इस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए हाओ नीचे की ओर झुक जाता है, लेकिन इससे उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और वो यहाँ पे थोड़ा सा लुढ़क जाता है। झाओ जो कि अभी पूरी तरीके से एक उल्फ की तरह बन गया होता है और तब हाओ के सामने आके खड़ा भी हो जाता है और इसके साथ ही हाओ से बोलने लगता है कि जूनियर तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो, मेरा ये जो बिस्टिफिकेशन आर्ट है ये मैं पहली बार तुम्हें ही मारने के लिए यूज कर रहा हूँ। हाओ जो कि इस समय झाओ को बिस्ट में कन्वर्ट होता हुआ देखने के बाद थोड़ा पैनिक तो होता है, लेकिन वो इस समय जल्दी जल्दी से थैली के अंदर से जो ब्रोंज मिरर है उसे बाहर की ओर निकाल लेता है और इसके साथ ही ब्रोंज मिरर को झाओ के चेहरे के सामने पकड़ता है। और होना क्या था, झाओ को इस समय उसके बाट पे बहुत ही जबरदस्त पेन फील होने लगता है। बेचारा झाओ घुटनों पे आ जाता है, दर्द के मारे उसका पूरा बॉडी ही कांप रहा होता है। वो अपने एक हाथ से अपने बाट को पकड़ते हुए हाओ से पूछने लगता है कि कमीने आखिरकार तूने क्या किया। हाओ इस वक्त ब्रोंज मिरर को झाओ के ऊपर काम करता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन इस समय हाओ ब्रोंज मिरर को नीचे की ओर नहीं करता। वो अभी भी ब्रोंज मिरर को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि सीनियर ब्रदर झाओ आज की ये सभी चीजें यहीं पे खत्म करते हैं। मैं यहाँ पे चीजों को आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना चाहता हूँ और आपको भी मुझे दोबारा से तकलीफ पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हो सीनियर ब्रदर, चीजों को यहीं पे भूल जाए। लेकिन इस समय झाओ इन सभी चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो इस वक्त गाली देते हुए बोलने लगता है कि कमीने मैं तुझे यहाँ पे मार के ही नहीं रुकूंगा, मैं पहाड़ों से नीचे जाऊंगा और इसके साथ ही तेरे घर को ढूंढूंगा और इसके साथ ही तेरे पूरे फैमिली को, तेरे पूरे क्लैन को मार दूंगा, तेरे माता पिता को भी नहीं बख्शूंगा। झाओ की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस वक्त बोलने लगता है कि पहले तुम ही मेरे पास आए थे लूटपाट करने के लिए, ऊपर से तुम मुझे मारने की भी कोशिश की और अभी तुम बकवास करे जा रहे हो, कह रहे हो कि तुम मेरे फैमिली को जाके मार दोगे। झाओ को जिसको किस सिचुएशन के बारे में नहीं था पता, वो इस वक्त गुस्से के साथ गुंगराते हुए हाओ से बोलने लगता है कि मैं तेरे फैमिली को जाके मार दूंगा। तो इस समय हाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हाओ इस समय झाओ के ऊपर कोई भी रहम नहीं खाता और आईने को एकदम सीधा उसके चेहरे के सामने जा पकड़ता है। और होना क्या था, झाओ को इस समय उसके बाट पे बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका जो बाट है वो अभी ही एक्सप्लोड हो जाएगा। वो अपने दोनों हाथों से अपने बाट को कस के पकड़ लेता है और वो इतना कस के अपने बाट को पकड़ा होता है कि उसके हाथ के नसे फट फट के ब्लड भी बाहर की ओर आ रहे होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद झाओ इस वक्त अपने बाट को एक्सप्लोड होने से नहीं रोक पाता। हर एक बिस्ट और जानवर की तरह उसके पीछे से भी बहुत ही जोरदार खून की पिचकारी बाहर की ओर आती है और वो यहीं पे मारा जाता है। झाओ को मारने के बाद ही उसके हाथ से ब्रोंज मिरर भी नीचे की ओर गिर जाता है। हाओ जो कि इस समय पूरी तरीके से सदमे में आ चुका था क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान को मारा होता है। हाओ इस वक्त बहुत ही मासूमियत से झाओ के बॉडी की ओर ही देखने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैंने एक इंसान को मार दिया। लेकिन अगले ही पल झाओ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे कभी भी ये जो बिस्टिफिकेशन आर्ट है इसे नहीं सीखना है। क्या पता ब्रोंज मिरर की वजह से मेरी हालत भी सेम ऐसा ही हो जाए। तो झाओ को मारने के बाद यहाँ पे हाओ को बहुत सारे स्पिरिट स्टोन और इसके साथ ही बहुत सारे डेमोनिक कोड भी मिलता है। तो इस समय हाओ गुफा के अंदर आके ब्रोंज मिरर के ऊपर एक डेमोनिक कोड और इसके साथ ही एक स्पिरिट स्टोन को रख देता है। देखते ही देखते 20-30 मिनट बीत जाता है, लेकिन ब्रोंज मिरर के ऊपर रखा हुआ जो स्पिरिट स्टोन है वो डेमोनिक कोड में कन्वर्ट नहीं होता। हाओ बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है, क्या मैंने इस मिरर के बारे में कुछ गलत गेस किया? आखिरकार ये स्पिरिट स्टोन डेमोनिक कोड में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है और उस टाइम पे वो एक्स्ट्रा डेमोनिक कोड कहाँ से आया? नहीं, मुझे एक और स्पिरिट स्टोन देके ट्राई करना होगा। इतना बोलने के साथ ही इस समय हाओ जैसे ही एक और स्पिरिट स्टोन को मिरर के ऊपर रखता है तो दोनों के दोनों स्पिरिट स्टोन मिरर के अंदर एब्सॉर्ब होने लगता है। हाओ अचानक से हुई इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और देखते ही देखते मिरर के ऊपर एक और बिस्ट कोड आ जाता है। हाओ इस वक्त बिना वक्त गवाए और फिर बिस्ट कोड को तैयार कर लेता
लेता है और इन सभी बीस्ट कोडों को हाउ एक एक करके खाने भी लगता है। कोर अभी उसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लगता है। हाउ इस वक्त अपने बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में किसी एक बीस्ट की तरह एनर्जी महसूस करने लगता है। लेकिन हाउ यहीं पे नहीं रुकता, वो दोबारा से एक और पिल खाता है। लेकिन इस बार जो पिल है इसे खाने के बाद उसे झाओ की जो बीस्टिफिकेशन ताकत है उसे महसूस होने लगता है। हाउ के बॉडी अंदर से तोड़ने मरोड़ने लगता है। हाउ को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफें होने लगता है। हाउ को ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उसे नरक के अंदर खींचे ले जा रहा है। लेकिन हाउ इन सभी दर्द को सहता है और इसके साथ ही सभी पिल को खाने के बाद कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। उसके बॉडी के अंदर जितनी भी इम्प्यूरिटी थे सभी के सभी ही बाहर की ओर निकल जाते हैं। कल्टिवेशन करते करते सुबह हो जाता है। हाउ इस वक्त कल्टिवेशन करने के बाद अपनी जो फायर शार्पेंट टेक्निक है उसे यूज करके एक बार देखता है तो उसे पता चलता है टेक्निक पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है और इसके साथ ही वो यहाँ पे QI कंडेंसेशन का थर्ड लेयर के पीक पर पहुंच चुका है। हाउ इस वक्त सेट के तरफ से दिए गए जो पिल है उसे देखते हुए बोलने लगता है कि तो ये पिल अभी मेरे लिए कोई काम का नहीं है, तो चलो मैं जब फैटी के पास जाऊंगा तो मैं इस पिल को फैटी को दे दूंगा और इससे उसका भला भी हो जाएगा। हाउ के इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को पहाड़ों के अंदर एक जंगल के और का सीन दिखाया जाता है और इसी जगह पे इस वक्त हम लोगों को फैटी को भी देखने के लिए मिलता है और फैटी इस समय कुल्हाड़ी के माध्यम से जंगलों के अंदर एक पेड़ को काट रहा होता है। ये कहते हुए कि ए लो, ये बार मेरी वाइफ को मेरे से छीनने के लिए है और ये बार मेरे स्टीम बान को छीनने के लिए है, मैं तुम्हें मरते दम तक काटूंगा। हाउ जो कि फैटी के साथ मिलने के लिए आया होता है, लेकिन वो इस वक्त फैटी की ये जो हालत है इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। हाउ अभी देखता है कि फैटी तो बहुत सारे पेड़ों को काटने की वजह से थकान के मारे अपनी जगह पे ही कोलैप्स हो गया है। हाउ फैटी के पास जाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचने लगता है कि अरे यार फैटी की हालत ऐसा कैसे हो गई। हाउ इस वक्त फैटी के दांत की ओर देखता है तो वो देखता है कि फैटी का दांत तो पहले से भी बहुत ही ज्यादा शार्पर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैटी अचानक से उठ के बैठ जाता है और बोलने लगता है कि अरे यार अचानक से चिकन की खुशबू कहाँ से आ रही है। फैटी अभी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि हाउ उसके लिए उसके सामने ही एक चिकन को पका रहा होता है। चिकन पकने के बाद फैटी इस वक्त एक लेग पीस को खाते हुए और इसके साथ ही अपनी आंसू बहाते हुए बोलने लगता है कि हाउ मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया और पिछले 2 महीनों के बाद आज मैं चिकन खा रहा हूँ। हाउ अभी फैटी से उसके कल्टिवेशन के बारे में पूछने लगता है, क्या वो अच्छी तरीके से अपनी कल्टिवेशन कर रहा है और क्या वो स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पाता है। तो इस समय फैटी हाउ से बोलने लगता है कि कल्टिवेशन के बारे में तो पूछो ही मत, मैं पिछले महीनों से लगातार हर एक दिन कल्टिवेशन करता हूँ लेकिन मुझे फिर भी कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे मेरा जो दांत है मतलब जो टीथ है वो दिन ब दिन बड़े होते ही जा रहे हैं। फैटी की इन सभी बातों को सुनने के बाद हाउ अपने पास से सेट के तरफ से दिया गया उसी कंडेंसेशन पिल को बाहर की ओर निकाल लेता है और फैटी को देने लगता है। फैटी शॉक होते हुए हाउ से पूछने लगता है, क्या तुम श्योर हो इतना ज्यादा प्रीशियस एक पिल को तुम मुझे देने वाले हो। तो हाउ फैटी से बोलता है, अरे भाई इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट इसे ले ले। हाउ अभी फैटी से ये भी बोलता है, फैटी मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन अपनी कल्टिवेशन अच्छी तरीके से करना। तो इस समय फैटी चिकन लेग पीस को खाते हुए बोलने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कल्टिवेशन करके आउटर सेक्ट में ज्वाइन हो जाऊंगा और उसके साथ ही मैं आपके साथ ही रहूंगा और हाँ जब ये टाइम आएगा तब आपको ही मुझे देखभाल करना होगा। फैटी की बातों को सुनने के बाद इस समय हाउ भी खुशी खुशी उसकी बातों को मान लेता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को हाउ को एक बहुत ही बड़ा माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। हाउ अभी अपने पैरों के नीचे बहुत ही ज्यादा डेंस फॉग को महसूस कर पाता है। हाउ अभी सीढ़ियों से सामने की ओर जा ही रहा था। इसी समय उसे सामने की ओर और 3 डिसाइपल देखने के लिए मिलता है जो लोग इस वक्त ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे और इन तीनों डिसाइपलों में से अभी एक डिसाइपल के बारे में जानने के लिए मिलता है जिसका की नाम वांग होता है और ये QI कंडेंसेशन के 5th लेयर पे होता है। वांग अभी हाउ की ओर देखता है। हाउ इस समय वांग को देखने के बाद ग्रीट करता है तो इस समय वांग बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे हाउ नोटिस करता है कि वांग का जो पैर है वो सीढ़ियों से टच नहीं हो रहा है, मतलब वो विंड वॉकिंग टेक्निक को यूज कर रहा है और इसके साथ ही हवा में फ्लोटिंग करते हुए यहाँ से जा रहा है। वांग की इस टेक्निक को देखने के बाद हाउ बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है कि अरे यार मैं कब पहुंचूंगा 5th लेयर पे, मुझे अपनी कल्टिवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए जल्दी से और भी बहुत सारे स्पिरिट स्टोन को कलेक्ट करना होगा। हाउ की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को माउंटेन के एक जगह को दिखाई जाती है और ये जो जगह है ये लोअर पब्लिक जोन के नाम से जाना जाता है और इस जगह पे इस वक्त हाउ भी आ गया होता है। हाउ यहाँ पे आके थोड़ी देर रुकाई था, इसी समय उसे बहुत ही जोरदार किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हाउ अभी अपने साइड की ओर देखता है कि एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल के बैक साइड पे अपने शॉट के माध्यम से स्टेप कर दिया होता है और इसके साथ ही उसे
उसे बोल रहा होता है कि इस जगह पे तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को मारने का कारण तो पता ही है, क्योंकि उसे उसके रिसोर्सेज को चाहिए होता है और वो अभी बहुत ही आराम से उसके बॉडी को लूट भी रहा होता है। हाउ एक पेड़ के पीछे से छुप छुप के इन सभी चीजों को देखते हुए बोलने लगता है कि मुझे एटलीस्ट उस लौंडे से ज्यादा ताकतवर तो बनना ही होगा। इस जगह पे मेरी किस्मत पूरी तरीके से बदल सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा भी है। मेरे पास ज्यादा स्पिरिट स्टोन भी नहीं है, ऊपर से मेरे बहुत सारे दुश्मन भी है। अगर मैं इस जगह पे थोड़ा सा भी केयरलेस रहता हूँ तो यह चीज मेरे लिए केओस से भर जाएगा। हाउ पर्सन हो तो इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय उसे एक आइडिया आता है जिससे कि वो यहाँ पे बहुत सारे पैसे को बना सकता है। हाउ इस वक्त सीधा बिल नर्चरिंग शॉप के पास आ जाता है और इसके साथ ही शॉप ओनर से बोलने लगता है कि मेरे पास ट्रेड करने के लिए ज्यादा स्पिरिट स्टोन नहीं है, तो क्या मैं उसके बदले में जो कंडेंसिंग पिल है उसे यूज कर सकता हूँ। शॉप ओनर इसके लिए मान जाता है। तो इस समय हाउ यहाँ से जाने लगता है एंड नेक्स्ट डे दोबारा से उसी लोअर पब्लिक जोन की ओर आ जाता है, लेकिन इस समय हाउ अपने साथ बहुत सारे फ्लैगों को लेके आया होता है। हाउ इस वक्त खुश होते हुए बोलने लगता है कि किसी एक महान आदमी ने कहा था अगर तुम बिना किसी इन्वेस्ट के काम करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलो आज का धंधा शुरू करते हैं। और हाउ की ये बोलने के साथ ही ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है।